हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों को बधाई जिनको मोबाइल नंबर संशोधन का मौका मिला है। और मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से जिन लोगों का आवेदन अभी तक रुका पड़ा था, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन अपने करने शुरू कर दीजिए। आप सभी को मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो कॉलम है वो ऑनलाइन आवेदन में मिल चुका है। आज शासन की तरफ से सुबह से ही लगातार इसको अपडेट को लेकर के कोशिश जारी थी और मैंने आप सभी से कहा था कि मौका आप सभी को मिलेगा इसमें। साथ ही दोस्तों एक और भी बड़ी खबर है, जो संशोधन का मौका है ये भी सभी को मिलेगा। और किस तरह का संशोधन मान्य होगा, किस तरह का संशोधन मान्य नहीं होगा, तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो आंसर कुंजी विवाद का मैटर, जो उसकी सुनवाई होनी है 28 मई को, जिसमें ये था या तो अंतरिम राहत दे दी जाए या फिर भर्ती पर स्टे दिया जाए, ये मांग है पिटिशनर की तरफ से। तो ये सुनवाई आपकी 28 को होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा उसका। इसके अलावा दोस्तों लगातार भर्ती में कुछ न कुछ धांधली को लेकर के नए नए सबूत मिलते जा रहे हैं और भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। नेशनल लेवल तक ये खबर पहुंच चुकी है। तो जो भी इसमें अभ्यर्थी अभी तक जिनके भी नंबर इस तरह के मैच करते हुए एक ही सेंटर के, क्योंकि कल भी मैंने आपको कुछ प्रूफ दिखाए थे उसमें कि एक ही सेंटर के किस तरह से रोल नंबर, सीरियल नंबर है, एक रोल नंबर का जो सीक्वेंस में है और सबके नंबर जो है एक दूसरे से मिलते जुलते नंबर, सभी के अच्छे नंबर हैं, जबकि उनके टेट में नंबर किसी के कम है, किसी के ठीक ठाक भी है। तो इस तरह से ये जो समानता पाई जा रही है कहीं ना कहीं इसमें धांधली की ओर संकेत करता है। तो गवर्नमेंट को इसमें तुरंत जांच का आदेश दे देना चाहिए, जिससे कि जो भी मेहनती अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य खराब ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो ओवरलैपिंग केस है, ओवरलैपिंग केस वो कन्फर्म हो चुका है। ये इस केस की भी सुनवाई बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल सकती है। इस केस में जो प्रेयर जो दिया गया है इसमें भी अंतरिम राहत की मांग की गई है। तो इसमें देखिए जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या इसमें होना है क्या नहीं होना है। इसके अलावा जो 68,500 के 22,000 पद हैं, ये भी पद आपके जुड़ेंगे। एसटी के जो 1110 पद है ये भी एससी कैटेगरी को मिलेंगे। तो वहाँ से इनडायरेक्टली ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो 68,500 के लगभग 17,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 69,000 में काउंसलिंग करवाएंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या फिर कर रहे होंगे। तो ये लगभग अभ्यर्थी, मैंने पहले आप सभी को यही लग रहा था कि इन्हें एनओसी नहीं दिया जाएगा या फिर इन्हें 69,000 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये भी अभ्यर्थी आपके हैं। आगे क्या होता है काउंसलिंग के टाइम पे, तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल में अभी इन्हें मौका दिया गया है। शायद यही जो भी खबर है, क्योंकि अभी इसके लिए ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी यही सूत्रों से खबर निकल के आ रही है। मैं आप सभी को पूरा एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। अगर ये दोस्तों 22,000 पद और जुड़ेंगे तो सेफ गुणांक मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला है सबको गृह जनपद मिलेगा, क्योंकि सेफ गुणांक दोस्तों आपका ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो सेफ गुणांक मैंने पहले बताया था आप सभी को, वो लोवेस्ट बताया था, उससे कम सेफ गुणांक नहीं जा पाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आप जो स्क्रीनशॉट ये आप देख पा रहे होंगे, ये कई यूट्यूबर्स के द्वारा कई लोगों ने और कई जगह शेयर किया जा रहा है। ये डेटा किसी ने ये डेटा तैयार किया होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए आखिरी में रोल नंबर 11 12, ये दोनों लोग एक बगल में बैठे हैं ओबीसी कैटेगरी के, इनके नंबर है सेम 147। और ये जो गिरसा पटेल वाला, ये इनकी मार्कशीट जो इनके अंक पत्र है शिक्षक भर्ती का, वो भी वायरल हो रहा है तेज़ी के साथ। तो इसमें देख लीजिए इनका ये 143 नंबर मिले हैं इनको 150 नंबर में। और कल मैंने आपको कुछ 2-3 न्यूज़ भी दिखाए थे, उनकी कटिंग दिखाई थी। उन लोगों की तरफ से लगातार इंटरव्यू के लिए इन अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है और लगातार उनकी तरफ से कोई ना कोई जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वहाँ से इसमें जो भी सबूत मिल सकते हैं उसको एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भर्ती में किसी भी प्रकार की धांधली न हो और जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर ना हो, बल्कि जो दोषी हैं उन्हें बाहर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो संशोधन का मौका मिलना है, मैंने पहले ही आप सभी से कहा था कि जिनके भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, सिवाय ऐसे तथ्यों को छोड़ करके जिनसे आपकी मेरिट प्रभावित होगी, अगर आपने अंक भरने में, प्राप्तांक भरने में, पूर्णांक भरने में गलती कर दी है, तो ऐसे तथ्यों में आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा।
जिनसे आपकी मेरिट प्रभावित होगी। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल कर के। आप लोग शासन स्तर से जो भी अब मांग करते रहिए, क्योंकि गलती कहीं न कहीं से ह्यूमन एरर हो सकता है, अंक भरने में गलती हो गई होगी, तो अभ्यर्थियों का भविष्य ख़राब ना हो तो आप लोग मांग करिए। बाकी अभी यही खबर मिल रही है कि जो संशोधन का मौका है केवल उन्हें दिया जाएगा जिन्हें नाम में त्रुटि हो या फिर और अन्य प्रकार की त्रुटि हो, लेकिन जो नंबर या अंक भरने में गलती हुई है, यानी जहां से आपकी मेरिट प्रभावित होगी, ऐसे किसी भी तथ्यों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये पहले से लगातार यही मैं न्यूज़ आप सभी को बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो ओवरलैपिंग का है जिसमें अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ की मांग की जा रही है, इनका कहना है कि टू इशू अ रीट ऑर्डर डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ इंटरिम मैंडेमस, यानी एक परमादेश जारी किया जाए, डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट्स अथॉरिटीज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रीट पिटिशन। यानी जब तक ये हमारा केस क्लियर नहीं होता है ओवरलैपिंग का, तब तक प्रक्रिया को रोका जाए या हमें अंतरिम राहत दिया जाए। इसमें देखिए दोस्तों है क्या, इसमें ये जो चीज़ आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि 60% जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्हें 5% की छूट दी जाती है पासिंग मार्क में, यानी 90 नंबर पे पास होना है। वही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 नंबर चाहिए, यानी 65% मार्क्स इनको लाने थे पासिंग होने के लिए। तो इनका कहना ये है कि दे हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड दस दे शुड ओनली बी कंसीडर्ड अगेंस्ट देयर ओन कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। यानी ऑलरेडी एक बार लाभ ले चुके हैं आरक्षण का, तो उन्हें उनकी ही कैटेगरी का लाभ दिया जाए। एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू माइग्रेट इन द ओपन कैटेगरी इन एनी इवेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। यानी फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे किसी भी तरह से अनारक्षित वर्ग के श्रेणी में इन्हें जगह न दिया जाए। कुछ लोग दोस्तों जो नया सॉफ्टवेयर मैंने बताने का प्रयास किया था कि उसमें गृह जनपद सबको देने की कोशिश की जाएगी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी भी अनारक्षित या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। तो ये प्रक्रिया आप समझने वाली है, इसको आप समझने का प्रयास करें। और जो ये मांग है ओवरलैपिंग के खिलाफ, ये अलग मांग है कि जो ये रिजर्वेशन एक्ट 1994 है, इसमें जो ATR 2019 में है, तो यही मांग की जा रही है इसमें कि जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं इन्हें उनके कोटे में ही लाभ दिया जाए, अगर उन्होंने एक बार लाभ ले लिया है। क्योंकि आरक्षित वर्ग में सपोज करिए किसी अभ्यर्थी ने 90 अंक उसको पासिंग मार्किंग चाहिए, उसकी सपोज कर लीजिए 95 अंक हो, तो वो आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर के पास हुआ है। अब अगर उसके गुणांक किसी अनारक्षित वर्ग के मेरिट के बराबर हो जाती है, उसकी वजह से कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी बाहर न हो, तो यही डिमांड है जो अभ्यर्थी इस केस के पक्ष में है, इस केस के पक्षकार हैं। तो ये चीज़ है इसमें। बाकी दोस्तों जो 68,500 के 22,000 पद क्यों जुड़ेंगे और कैसे सबको गृह जनपद मिलेगा, तो आप ये देख लीजिए प्रशांत पांडे जी का कि नियमावली के तहत आवेदन करने वाले 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित अध्यापक 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य 1,46,060 अभ्यर्थियों की तरफ बने रहेंगे। विजय किरण आनंद महानिदेशक। यानी इसमें जो ये कहा जा रहा था कि NOC न मिलने की वजह से ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, तो क्या इन्हें NOC दी जाएगी? क्योंकि इनके जिस तरह से इनका भी मैटर सिंगल कोर्ट हाई कोर्ट बेंच तक गया था, तो वहाँ पे आगे जो भी इन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, और कुछ लोगों को गृह जनपद, फिर बाद में कुछ जनरल वाले बाहर हो गए थे, सेकंड लेवल पे उन्हें फिर से उनका समायोजन किया गया। तो ये सारी बातें वहाँ पर देखने को मिली थी आप सभी को। तो इस वजह से अगर ये 68,500 यहाँ पर होंगे, तो जो 1.37 लाख जो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था, जिसमें पहले 68,500 फिर 69,000 रिक्तियाँ निकाली गई थी, तो बिल्कुल ये जायज़ मांग है। और ये बिल्कुल संभावना पॉसिबिलिटीज बनती है कि जो 22,000 पद शेष बचे हैं 68,500 में, उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, जिससे कि थोड़ी सी मेरिट को, थोड़ी सी जो प्रतिस्पर्धा है उसको कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो सके, सबका भला हो सके, जो भी मेहनती छात्र हैं अभ्यर्थी हैं तो उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आंसर कुंजी विवाद है, क्यों ये सुनवाई आपकी 28 तारीख को नहीं हो सकती है। इनमें जो आंसर कुंजी विवाद की जो सुनवाई कर रहे हैं, इसमें जो हमारे जस्टिस हैं ऑनरेबल मनीष माथुर जी, ये आप देख पा रहे होंगे चैम्बर नंबर 9 में 26 से लेकर के 30 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल बेंचेज, इसमें ये इंगेज रहने वाले हैं। इस वजह से हो सकता है कि 28 तारीख को ये सुनवाई ना हो करके ये सुनवाई 30 के बाद हो।
पूरी संभावना बनती है। और इस केस में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। 27 तक गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जो भी विवाद है उसके समाधान में जो भी आप एफिडेविट दे सकते हैं, रिटर्न में आप सबमिशन दीजिए। अगर वो रिटर्न में सबमिशन या अगर उससे अगर जज साहब संतुष्ट नहीं होते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब, तो मे भी ये हो सकता है कि उन्हें या तो अंतरिम राहत दिया जाए या फिर स्टे की मांग जो की जा रही है, तो इस पर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो केस है जो हमारे प्रयागराज हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है लखनऊ, वहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों बहुत कम संभावना पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपकी सुनवाई 28 तारीख को हो। अब देखिए दोस्तों, जो 22,000 पद जुड़ेंगे, इससे सबको गृह जनपद कैसे मिलेगा? कुछ लोग लगातार इस तरह की क्वेरी कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, और उसमें विशेष करके जिनके गुणांक अच्छे हैं तो उन लोगों का ये कहना है कि गृह जनपद से और गुणांक से क्या मतलब है। दोस्तों देखिए, गृह जनपद जब वरीयता क्रम आपने भरा है, आपकी मेरिट स्टेट लेवल पर ही बनेगी। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आप सभी को, मेरिट आपकी स्टेट लेवल पर ही बनेगी। पहले बनती थी 2017 के पहले, लेकिन अभी मेरिट आपकी स्टेट लेवल पर बनेगी। 68,500 वाले में भी ऐसी बनी थी। वहाँ पर क्या हुआ था, 68,500 वाले में ओवरलैपिंग की प्रक्रिया की वजह से कुछ अभ्यर्थियों को उनके जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, एमआरसी कैंडिडेट्स थे, उन्हें यूआर की सीट पर जब फाइट कराया गया उनके गृह जनपद में, तो मेरिट ज़्यादा चले जाने की वजह से कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ कि फिर उन्हें दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, वहाँ पर भी यूआर की सीट नहीं मिली। ऐसे करते करते कुछ अभ्यर्थियों को गृह जनपद से दूर के जनपद आवंटित हो गए। तो इस बार क्या होना है कि अगर उन्हें उनके गृह जनपद या मनपसंद ज़िले में अगर यूआर की सीट नहीं मिलती है, तो उन्हें फिर उनके कैटेगरी ओबीसी या फिर एससी की सीट में ही फाइट कराया जाएगा। इससे क्या होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके पद, उनके गृह जनपद मिलने की या फिर मनपसंद जनपद मिलने की संभावना होगी। अब देखिए दोस्तों, जो 22,000 पद ये जुड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इस पद में, इस वैकेंसी में ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थियों को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एससी में ऑलरेडी जो एसटी के 1110 पद हैं, इनको ऐड करने की मांग चल रही है। अगर ये पद ऐड हो जाते हैं तो एससी के अभ्यर्थियों के लिए सेफ गुणांक 60 प्लस भी रह सकता है, 60 के आसपास हो जाएगा, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है 62 के आसपास। वहीं पर अगर ये 22,000 पद ऐड हो जाते हैं तो ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए जो सेफ मेरिट बता रहा हूँ मैं, 66 प्लस से नीचे की बात नहीं है। अगर ये 22,000 पद जुड़ जाते हैं तो हो सकता है मेरिट आपका गुणांक आपका 64 तक भी आ जाए। 2 से 3 गुणांक कम होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगी। वही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं 70 प्लस गुणांक जाएगा। नहीं दोस्तों, इतना गुणांक बहुत ज़्यादा है। 68 या फिर अधिकतम 69, प्लस माइनस 1 मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने 68 प्लस एक्सपेक्ट किया था। अगर ये 22,000 पद जुड़ जाते हैं तो ये जो गुणांक है, सेफ गुणांक जनरल कैटेगरी में, ये गुणांक आपका 66 67 प्लस तक भी हो सकता है, और यहाँ तक के जो अभ्यर्थी होंगे उनका भी चयन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रक्रिया इस बार अपनाई जा रही है कि सबको गृह जनपद मिले, चाहे वो लो मेरिट हो चाहे फिर हाई मेरिट हो। हाई मेरिट वाले हैं तो ठीक है, उन्हें तो दे दिया जाएगा, लेकिन अगर लो मेरिट वाले हैं तो कोशिश ये होगी, अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो कोशिश ये होगी कि यूआर की सीट पे जो एमआरसी फाइट करते हैं, अगर नहीं वहाँ सीट मिलती है तो उन्हें फिर उनके कैटेगरी में फाइट करा करके सीट दी जाए। और जो कम गुणांक वाले होंगे, तो वरीयता क्रम में आपने 75 जिले भरे हैं, तो ऐसा नहीं कि सीधे उनको 20वें जिले पे जंप करेगा आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में जो कंप्यूटर होगा, नहीं, वो दूसरे तीसरे नंबर पे चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं गृह जनपद आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर ये रिक्तियाँ बढ़ेंगी तो जिले में भी तो रिक्तियाँ बढ़ेंगी, जिले वाइज ही रिक्तियाँ आपकी आती हैं। अभी भी मेरिट में क्लियर कर दूं आपको, मेरिट आपकी स्टेट लेवल पर बनती है, जबकि जो रिक्तियाँ आती हैं, विज्ञप्ति आता है, ये हमेशा जिले स्तर पर अभी तक आया है। तो जिले स्तर पर जब रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो मेरिट जिले स्तर पे जो कम गुणांक वाले हैं उनको भी तो गृह जनपद मिलेगा। इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरिट जिला वाइज बनेगी, मेरिट आपकी स्टेट लेवल पे ही बन रही है। तो ये आपका जो गणित है गृह जनपद मिलने का, इस बार ये कोशिश होगी। बाकी 68,500 वाले अगर प्रक्रिया आप देखेंगे तो फिर गृह जनपद आप लोग भूल जाइए, फिर उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हम किसको कौन सा जनपद मिलेगा। लेकिन जो इस प्रकार की इस बार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है गृह जनपद मिलने को लेकर के, मैं उसके आधार पर आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो मोबाइल नंबर संशोधन वाले, अपडेट वाले आप लोग जल्दी से, और एक बात आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि आप लोग मोबाइल से इस फॉर्म को अब न भरिए। आप लोग अगर कोशिश करिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से भरने का प्रयास करिए। मोबाइल से भी आप डेस्कटॉप वर्जन करके, पहले आप डेस्कटॉप उसको करके सेटअप पहले भरने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कि आपको एरर देखने को मिले, दिक्कत मिले। तो कोशिश करिए आप लोग डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से फॉर्म भरने का प्रयास करिए।
तो दोस्तों ये रहा आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट, और आगे भी इसी तरह की जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो बिल्कुल सही से सटीक विश्लेषण होता है, मैं वही आपको देने का प्रयास करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आप लोगों की अगर समस्या होगी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। बाकी दोस्तों जो हलफनामा का जो भी प्रारूप है, कुछ लोगों की मांग है कि प्रारूप दिखाया जाए। देखिए दोस्तों, प्रारूप बिल्कुल आपका सिंपल होता है। उसमें जो भी डिक्लेरेशन होता है, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा और आप बड़े आसानी से बनवा सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चरित्र प्रमाण पत्र का भी ये प्रारूप भी आपको बड़े आसानी से मिल जाता है, बड़े आसानी से बन भी जाता है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार आपको जनपद आवंटित हो जाए तो ये प्रक्रिया आप एक दिन में सारा का सारा जो भी काम है आप निपटा लेंगे। और ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी जो है 3 से 6 जून के बीच चलने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए। अपने सभी डॉक्यूमेंट, सभी सर्टिफिकेट, जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट या कोई दिक्कत हो, आप लोग प्रोविजनल निकलवा के रख लीजिए, बनवा लीजिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स बाकी मत छोड़िए। बाकी जो नाम त्रुटि, वो सब त्रुटि हैं, उसमें आपको एफिडेविट के माध्यम से या फिर हो सकता है संशोधन का मौका ही आपको डायरेक्ट दे दिया जाए लिंक के माध्यम से, तो आप लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। और उसमें जिससे मेरिट प्रभावित होगी, ऐसे किसी भी डेटा में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो सकती है, और ये संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्राप्तांक पूर्णांक भरने में 10th का, 12th का, इसके बाद एकेडमिक का आपका जो अर्हता कोर्स है, बीएड बीटीसी, कई स्तरों पे कुछ लोगों ने गलतियां कर दी हैं, किसी न किसी स्तर पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं मुझे। तो दोस्तों आप लोग जो भी है, कोशिश करिए कि आप लोगों को भी संशोधन का मौका मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आगे कोई भी अपडेट होगी या फिर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी लगातार जो रद्द करने की मांग की जा रही है, तो इसमें जो भी कुछ भी डेटा मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत सारे लोग कई तरह के डेटा लोग आप सबको दिखा रहे होंगे, लेकिन मुझे जो बिल्कुल तथ्य सही लग रहा है दोस्तों, मैं आपको वही दिखाने का प्रयास करता हूँ। बाकी जब तक जाँच नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किस स्तर तक धांधली हुई होगी या फिर क्या इसमें है पूरा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।